हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल मींस केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक मींस उन रिएक्शन की रेट्स को स्टडी करना, दैट इज काइनेटिक्स एज द नेम ओनली सजेस्ट। तो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, इट मींस study of the rate at which chemical reactions occur and the factor influencing that chemical reaction, that is called as chemical kinetics. उसके बाद हमारे पास आता है रेट ऑफ द रिएक्शन। हाउ यू मेजर द रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन किस रेट पे हो रही है। इसका मतलब एक तरीके से अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन किस स्पीड पे आकर हो रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, आपको पता है कि अगर कोई रिएक्शन R से P हो रही है, अगर कोई रिएक्शन रेट हमें मेजर करना है, रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, ऐसे ही रिएक्शन होता है, रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपका जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो हमारे पास इनिशियली था उससे क्या हो गया, अब डिक्रीज हो गया, यानी कि हम उसका चेंज लेंगे डेल्टा के अकॉर्डिंग, यानी कि एज द रिएक्टेंट्स आर इंक्रीजिंग, एज द रिएक्टेंट्स आर डिक्रीजिंग, वी विल राइट इट एज माइनस ऑफ रिएक्टेंट, माइनस ऑफ डेल्टा रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टी, डेल्टा टी क्योंकि इन दी टाइम इंटरवल रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं, इज इक्वल टू इंक्रीज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे उसके साथ, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हो गया हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट ऑफ द रिएक्शन को अगर हम मेजर करें तो उसकी यूनिट्स होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास हमने न्यूमरेटर में क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है बेटा मोल्स पर लीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, हमारा यहाँ पे यूनिट होगा रेट ऑफ द रिएक्शन का। टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट में हमारे पास सबसे पहले आता है एवरेज रेट। एवरेज रेट जो कि एक लार्जर टाइम इंटरवल, मतलब एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए हम लेते हैं, दैट इज एवरेज रेट। जैसे कि हम बात करें T2 माइनस T1, ठीक है, और हमने ऊपर ले लिया R2 माइनस R1, तो हमारा हो गया वो एवरेज रेट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, एक छोटा सा मूवमेंट, और जो हम उस मूवमेंट पे रेट इंटरवल मेजर करेंगे, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक जनरल एग्जांपल है, हम बात करें कि हमने इस पूरे वीक में एवरेज ऑन एन एवरेज पर डे कितना काम किया, तो हम एवरेज निकालेंगे पूरे वीक का, तो एक वो बड़ा हो जाएगा। हमने इस पर्टिकुलर सेकंड में कितना काम किया, वो एकदम छोटा इंटरवल हो जाएगा ना, दैट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटली आपने कितना काम किया, ठीक है। इनिशियल रेट क्या होता है, रेट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, जो एकदम स्टार्टिंग पे रेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल रेट। अब हम ग्राफ बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट के। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एवरेज रेट का ग्राफ। देखिएगा हमारे पास रिएक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज रेट क्या हो गया, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 लिखा है हमने एवरेज रेट। एवरेज रेट इज मेजर्ड अंडर डेल्टा, और उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने लिया इंस्टेंटेनियस रेट, हमने लिखा माइनस ऑफ dr बाई dt। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। माइनस ऑफ d मतलब स्मॉल इंटरवल एंड डेल्टा मीन्स लार्जर इंटरवल, ठीक है। तो ये d और डेल्टा का फर्क होता है, दोनों ही डिफरेंस बताते हैं, पर जो d है वो स्मॉलर इंटरवल का डिफरेंस बताता है बच्चे, और जो डेल्टा है वो लार्जर इंटरवल का डिफरेंस बताता है। तो इसका जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस होगा रेट, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप। माइनस मतलब नेगेटिव ऑफ स्लोप, क्योंकि आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका माइनस ऑफ dr हो गया, बेस हो गया आपका dt,
मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप। तो ये हो गया हमारा स्लोप। स्लोप इज डिक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो इसी वजह से हमारा ग्राफ भी क्या होगा, डिक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाला ग्राफ देखूँ तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज वाई दिस ग्राफ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। दिस ग्राफ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जो हमारा प्रोडक्ट वाला ग्राफ है ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्राफ है हमारा प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो हमारे पास P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 ये हो जाएगा एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और हमारा इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस ऑफ DP डिवाइडेड बाय TT इज इक्वल टू स्लोप। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद आता है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द रिएक्शन में हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स का क्या मतलब है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमारा कैसे इफेक्ट करेगा रिएक्शन के रेट को। देखो, अगर हम ऑब्वियसली रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंगली वैरी करेगा। रिएक्शन जो हमारा फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है रिएक्टेंट की, तो रिएक्शन अकॉर्डिंगली होगी। टेम्परेचर फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, एग्जैक्टली डबल हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट खुद पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, पर वो स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया, अगर हमने रिएक्शन को ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया होने के लिए तो वो जल्दी होगी। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या रिएक्ट होना भी चाहते हैं कि नहीं होना चाहते, इस पे भी डिपेंड करेगा हमारा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। नाउ व्हाट इज रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट लॉ हम लिखते हैं रिएक्शन को देख के, जैसे कोई रिएक्शन R से P हो रही है या फिर कोई रिएक्शन A से B हो रही है, तो इसको देख के हम लिखेंगे इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब जैसे कोई रिएक्शन A से B हो रही है, और मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो A प्लस B से C हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रेट लॉ कैसे डिपेंड करेगा, रेट लॉ डिपेंड्स अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर m, कॉन्सेंट्रेशन A का, एंड रेज टू द पावर n कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो है B का। अब यहाँ पर ये m और n क्या है, m और n जो है बच्चे वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ये वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगी, ये वाली वैल्यूज़ जो है हमें नहीं पता। ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है A और B का। अगर हम सोचें कि 2A 3B ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, नो, दीज आर नॉट द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ A एंड B, दीज आर दी वैल्यूज़ विच विल बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, राइट। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होंगी, तो ये कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। तो ऑर्डर हम लिखेंगे, कोई भी एक जनरल रिएक्शन A प्लस B से C हो रही है तो ऑर्डर होगा A रेज टू द पावर m एंड B रेज टू द पावर n, एंड m एंड n आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता एक्सपेरिमेंट से, यू हैव टू डिटरमाइन दीज वैल्यूज़, ठीक है। एंड k क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A रेज टू द पावर m एंड B रेज टू द पावर n के, तो हमने वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया विच इज k, राइट। k इज द रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। अब हमारे पास आता है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी किसी रिएक्शन की डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलैरिटी बताएंगे। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर होती है। बाईमॉलिक्यूलर मतलब कि रिएक्शन के अंदर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। कोई रिएक्शन ट्राई मॉलिक्यूलर है जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, वो बताएंगे रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी। एलिमेंट्री रिएक्शन जो 1 स्टेप रिएक्शन होती है उसमें मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी अगर मैं बात करूँ 1 स्टेप रिएक्शन की, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन,
ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटली नहीं किया गया, हम देख के ही बता रहे हैं रिएक्शन को कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 है। हम ये रिएक्शन को देख कर ही बता रहे हैं, ये वाला कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया हो। दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली, बट इट कैन नेवर बी ज़ीरो। मॉलिक्यूलैरिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, और मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। मॉलिक्यूलैरिटी इज़ वैलिड फॉर ओनली द सिंपल रिएक्शंस। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसका कोई मतलब नहीं है। आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर मैं एक जनरल रिएक्शन की बात करूं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, तो HI से H2 + I2 बन गया, राइट। मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन की 2 है, क्योंकि रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हमारे 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी इससे पहले हमने ऑर्डर की बात भी की थी, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में एग्जैक्टली फ़र्क है क्या? देखिए, ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, मॉलिक्यूलैरिटी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नहीं है। ऑर्डर जो होता है वो ये नहीं होता कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलैरिटी यही होता है। तो इस तरीके से आप दोनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास आ रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कोई रिएक्शन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो हमारे पास अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री स्टेप्स हैं हमारे पास, रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप्स हमने एक रिएक्शन के लिए लिया, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन 2 स्टेप्स, तो हमने अलग अलग दोनों स्टेप लिख लिए। द फर्स्ट स्टेप इज NO2 plus F2 gives NO2 plus F, and the second step is this NO2 plus F combines to form NO2F. और यहाँ हमें पता है द फर्स्ट स्टेप इज स्लो, द फर्स्ट स्टेप इज स्लो, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज स्लो, जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो स्लोएस्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप ओनली। एज द फर्स्ट स्टेप इज स्लो, सेकेंड स्टेप आपका फास्ट है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप हो गया दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो स्लोएस्ट होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप आपका स्लोएस्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप वाज द स्लोएस्ट स्टेप, तो आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 रेज टू देयर सम पावर। जो ऑर्डर बताएंगे वो आपको पेपर में गिवन होगा। तो अगर आपको कोई बोले तो रेट आपका इक्वल टू होगा, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू NO2 इंटू F2, दिस विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, जो कि स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मतलब कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर है, कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कोई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। इन सब की अलग अलग रेट इक्वेशंस होती हैं। हम इनको डेरिवेशन से भी फाइंड आउट करेंगे, पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इनकी इक्वेशंस देख लेते हैं सिर्फ। अगर आप डेरिवेशन आपकी वैसे पेपर में पूछी जा सकती है तो मैं करवाऊंगी भी, पर अगर आपको नहीं हो रहा है एंड मोमेंट पे डेरिवेशन समझ नहीं आ रही है तो कम से कम ये तो आपको आनी चाहिए फॉर्मूलाज, इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ठीक है। इसका हाफ लाइफ होगा T½ इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2K। हाफ लाइफ होता है जब रिएक्शन आपकी हाफ हो जाए, ठीक है, यानी कि A0 की वैल्यू आपकी A की वैल्यू क्या हो जाए, आपकी A की फाइनल वैल्यू है, A0 आपका इनिशियल था। कोई रिएक्शन A से B हो रही है अगर, कोई रिएक्शन A से B हो रही है अगर, तो आपके पास इनिशियल वैल्यू A0 है। फॉर एग्जाम्पल A से B कोई रिएक्शन हो रही है, इनिशियली आपका वैल्यू A0 है, आफ्टर सम टाइम वो A हो जाए, आफ्टर सम टाइम वो A हो जाए, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम वो A हो जाए मतलब हम मान लेंगे हाफ रिएक्शन तब हुई है जब ये A की वैल्यू A0/2 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे हाफ लाइफ की वैल्यू। अब हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे पास इक्वेशन लॉग के टर्म में है ln A इज इक्वल टू ln A0 माइनस ऑफ KT। इसका हाफ लाइफ हमारा होता है 0.693 डिवाइडेड बाय K। ध्यान दीजिएगा इसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहाँ पर जो मैं एक एक लाइन बोल रही हूँ सारी आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको वो भी मिलेगा कि इसके क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल्सो वी विल कवर। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ
एक्सप्रेशन, हम फर्स्ट लॉ की एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करते हैं, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है हमारा जो रेट है दैट इज के इंटू रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1, के इंटू रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1। हमने जनरल रिएक्शन ले लिया आर से पी तक, ठीक है। तो माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। तो हमने डी टी दूसरी साइड ले लिया, तो हमारा आ गया माइनस ऑफ डी आर इज इक्वल टू के डी टी, माइनस ऑफ डी आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू के डी टी। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट जो डी आर बाई डी टी का होता है वो एल एन लॉग के टर्म में हो जाता है, तो एल एन आर हो जाएगा ये। और के डी टी का इंटीग्रेशन तो हमारा टी होगा और के कॉन्स्टेंट है, के टी प्लस सी। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया दैट इज सी, ये डेरिवेशन है। अब हमारे पास सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 था तब हमारी आर की वैल्यू क्या थी, आर नॉट के इक्वल थी। आर की वैल्यू आर नॉट की इक्वल थी, तो हमें आर की वैल्यू मिल गई है एट टी इज इक्वल टू 0। तो हमने टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1। वी गॉट द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन आर नॉट, सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन आर नॉट। अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करके वी गेट माइनस ऑफ एल एन आर इज इक्वल टू के टी माइनस ऑफ एल एन आर नॉट, राइट। तो अब हमने यहाँ से टी को निकाल लिया है सॉल्व करके इक्वेशन। हाफ लाइफ पीरियड में हमने कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू आर नॉट बाई 2 पुट कर देनी है, क्योंकि फाइनली हमारे पास हाफ लाइफ का मतलब यही होता है जब हमारे पास इक्वेशन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए, मतलब हाफ आपकी रिएक्शन हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। हमने r इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 पुट कर दिया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ दैट इज टी, हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो ये आपकी वैल्यूज इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने जो ऊपर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा उसके ग्राफ्स कैसे बनेंगे। देखिएगा हमारे पास यहाँ पे क्या था, व्हाट वी हैव हियर इज हमारे पास माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी है। वी हैव माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ऑफ कोर्स डिक्रीजिंग ग्राफ हमारे पास इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस के टर्म में इक्वेशन है, दैट इज वाई दिस ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग। तो हमारा यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, के माइनस ऑफ दी स्ट्रेट लाइन। तो हमारा यहाँ पे स्लोप हो गया माइनस ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं आपको फिर से एक बार इक्वेशन दिखा देती हूँ, दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। देखिए ये हमारे पास जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है, इसको कंपेयर करिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लिया, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से ले लीजिए, a प्लस के टी इज इक्वल टू ए नॉट, a प्लस के टी इज इक्वल टू ए नॉट। हमारा हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पर यहाँ पर आप इक्वेशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे r वर्सेस टी ग्राफ बनेगा। तो हमें यहाँ पे y को लेना है a, हमें y को a लेना है, तो a को एक साइड रखना पड़ेगा, के टी दूसरी साइड जाए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हम यहाँ पे भी वही लगाएंगे। हमें पता है कि उसकी रेट इक्वेशन क्या है, हमने डिराइव भी कर लिया, हमने इक्वेशन भी देख ली। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे एल एन इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। अगर मैं एल एन ए बाई ए नॉट का ग्राफ वर्सेस टी बनाऊँ तो क्या बनेगा, एल एन ए बाई ए नॉट का ग्राफ वर्सेस टी बनाऊँ तो इधर ले जाइए, एल एन ए माइनस ए नॉट, एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के टी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एल एन ए पाई में एल एन ए नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के टी। माइनस के टी का माइनस दूसरी साइड ले जाएंगे तो एल एन ए नॉट बाई ए हो जाएगा, एल एन ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे तो y इज इक्वल टू एम एक्स ही हो गया, इंटरसेप्ट 0, तो ग्राफ हमारा ऑरिजिन से निकल के स्ट्रेट लाइन होगा, ऑरिजिन से निकल के स्ट्रेट लाइन। देखिए दिस इज द ग्राफ, एल एन ए नॉट डिवाइडेड बाय एल एन ए नॉट डिवाइडेड बाय ए,
ln ए नॉट बाय ए वर्सेस टी, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। तो हमारा ग्राफ डायरेक्ट ऑरिजिन से निकल रहा है और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सिमिलरली एक और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बन रहा है, दिस इज़ द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे log r वर्सेस t का ग्राफ है, हमने इक्वेशन को एज इट इज़ रखा है, हमारा स्लोप हम देखेंगे नेगेटिव में आ रहा था एंड ग्राफ वॉज डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ्स आपको इस तरीके से करना है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैसियस रिएक्शन। अगर रिएक्शन गैस है, गैस है, जैसे 1 मोल ऑफ ए ले लिया जिसका हमने प्रेशर ले लिया P0 atm, बी का प्रेशर है हमारा 0 और 0 इनिशियली, आफ्टर सम टाइम ये हमारे पास हो जाएगा P0 माइनस P atm, दिस इज P atm, दिस इज P atm। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी P0 बाय में PA। हमने क्या कर लिया, P टोटल निकाला, यहाँ पे P टोटल क्या है, एट सम टाइम हमारा P0 माइनस PA था प्लस P atm प्लस P atm, तो ये P टोटल आ गया एट टाइम T। तो हमारा P0 प्लस P हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा PT माइनस P0। और इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, वी विल फाइंड आउट PA। PA हमारा क्या है, व्हाट इज़ द PA ओवर हियर, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू A हमें निकालना है, राइट। तो हमारा PA हो जाएगा P0 माइनस P, जो कि हमारा ऊपर से आ ही रहा था A का प्रेशर। तो हमने यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दी है ऊपर इक्वेशन से, तो PA की वैल्यू निकाल ली है एंड PA प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम जो हमारा था PA वो निकल जाएगा यहाँ से। तो ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी है NCERT का, तो इसलिए आपको इसकी डेरिवेशन करा दी। अब आपके पास आता है जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन। जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन इज जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर, जैसे हमने किया था वही इंटीग्रेट करके, तो हमने यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0 कर लिया और बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करके आपके पास रेट इक्वेशन आ जाएगा। आप हाफ लाइफ में क्या करेंगे, आर की वैल्यू जो होगी आपकी हाफ लाइफ में, आर की वैल्यू जो होगी आपकी हाफ लाइफ में वो R0/2 हो जाएगी और आपका हाफ लाइफ वहाँ से आ जाएगा। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, सूडो ऑर्डर दिखता कुछ और है होता कुछ और है, दैट इज कॉल्ड एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को हम फिर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करा दिया तो वो हो गई आपकी सूडो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट के ड्यूरेशन में हमारे पास व्हेन वी वर डूइंग हाइड्रोलिसिस तो हमें लगा कि ये रिएक्शन जो है इट इज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर, दिस रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, बट एक्चुअली ये डिपेंड नहीं कर रही वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे, ये सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है इथाइल एसीटेट के, हेंस दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉट सेकेंड ऑर्डर, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। कोलिजन थियोरी, कोलिजन थियोरी कहती है कि पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं, दो रिएक्टेंट्स आपस में जब कोलाइड कर रहे हैं तो उनके पास एक पर्टिकुलर सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिससे वो कोलाइड करेंगे तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। दूसरा, उनका ओरिएंटेशन सही से कोलाइड करेंगे तभी वो रिएक्शन होगा। ये होती है कोलिजन थियोरी, मतलब ऐसे बेकार कोलिजन होने से रिएक्शन नहीं होने वाला है, एक अच्छी कोलिजन होगी तभी रिएक्शन होगा। आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस ने कहा था कि कोई भी रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज करें तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जाता है K इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के ऊपर माइनस ऑफ EA/RT, ये हो गया हमारा आर्हीनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे ln K कर दूँ तो यहाँ ln K हो जाएगा, ln K कर दूँ तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ln K आ जाएगा, ln K ln A और E से log ln कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ EA/RT आ गया। ग्राफ बनाऊँ ln K वर्सेस 1/T का तो डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्लोप माइनस EA/R क्या है, नेगेटिव। तो दिस इज आर्हीनियस इक्वेशन, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। नाउ व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है बट खुद कंज्यूम नहीं होता बिल्कुल भी, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। होमोजीनियस और हेड हेड एक्टिवेशन मतलब जो रिएक्शन को हमें ये बैरियर क्रॉस करवाना था अब वो छोटा बैरियर क्रॉस करके आगे हो जाएगी, तो यानी कि वो खुद नहीं इन्वॉल्व हो रहा है पर वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का सेम फेस हो, और यहाँ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंट फेज हो, यानी कि रिएक्टेंट सॉलिड, कैटलिस्ट गैसियस, इस तरीके से अलग अलग फेज वाले हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहलाते हैं। आई होप आपको केमिकल काइनेटिक्स समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन विल बी कवरिंग। तो बने रहिए साइंस सरफेस पर।